गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं पेपर नंबर 12 जो आपका है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें कंपनी अकाउंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ऑडिट। ठीक है, इसमें आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल ये 50 मार्क्स का है और इसके अंदर एक बेसिक ऑडिट की बातें हैं और एक कंपनी ऑडिट पे वेटेज ज्यादा दिया गया है, राइट। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट, मतलब जो ऑडिट सीए करता है वो, जो ऑडिट सीएमए करता है वो, और जो ऑडिट सीएस करता है वो, इन तीनों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। पर जो सबसे ज्यादा डिटेल जानकारी है वो किसके रिगार्डिंग है, वो यहाँ पे है कंपनी ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी ऑडिट के लिए। पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि ऑडिट का मतलब क्या है। ठीक है, ओके। देखिए, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट बनाता है या कोई और बनाता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है या फिर कोई और पर्सन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है, जो कि मैनेजमेंट ने रखा होता है। यस, अकाउंटेंट तो वैसे ही काम करेगा जैसे मैनेजमेंट कहेगा, या फिर अपनी मर्जी से करेगा कि नहीं भैया मैं तो एज पर रूल चलूंगा, आप चाहे कुछ भी कहें? नहीं, वो तो मैनेजमेंट के हिसाब से चलेगा। अब मैनेजमेंट अगर कुछ गलती करता है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन गलत भी करता है, तो वो उसको ये नहीं पूछेगा मैनेजमेंट को कि सर ये ट्रांजेक्शन तो नहीं होना चाहिए था या ये तो झूठा ट्रांजेक्शन है, आप ये रिकॉर्ड क्यों करवा रहे हैं। अकाउंटेंट का काम है सिर्फ रिकॉर्ड बनाना, वो रिकॉर्ड बनाएगा। मान लीजिए अब मैनेजमेंट या कोई पर्सन एक फेक इनवॉइस ला के रख देता है, एक झूठा बिल ला के रख देता है, ठीक है, अकाउंटेंट क्या उसके एंट्री करेगा या नहीं करेगा? अकाउंटेंट को बिल दिए जाते हैं सारे परचेज के, उसमें कुछ फॉल्स बिल भी होते हैं, तो अकाउंटेंट उनकी एंट्री कर देगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ इतना है कि आपको जो हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बना के दे दीजिए। ठीक है, अब जब तक आपके अकाउंट्स का यूज आप ही करते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रैक्टिकली आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनसे बनते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे यूजर हैं। ठीक है, कौन कौन है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर? एक ऑर्गेनाइजेशन के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो क्या सिर्फ ओनर के ही काम आते हैं या और भी लोगों के काम आते हैं? और भी लोगों के काम आते हैं। क्या गवर्नमेंट के भी काम आते हैं? यस, टैक्स कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट के भी काम आते हैं। क्या क्रेडिटर्स भी देखते हैं उसको? यस, वो जब माल सप्लाई करते हैं तो वो भी देखते हैं कि जिसको मैं माल दे रहा हूं क्या उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। लोन के लिए तो लोन में भी वही चीज है, जो बैंक लोन देगा वो भी वही बात करेगा, उसके लिए भी रिलेवेंट है। ठीक है, और बताइए, और इसके अलावा कौन है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होता है? शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स, राइट? यस। अब अगर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हुई तो क्या इन सब लोगों के साथ गलत हो जाएगा? तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन से चेक करवाएं। हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन से चेक करवाएं ताकि
इनमें अगर कोई कमी है तो उसको पॉइंट आउट किया जा सके। और ये जो थर्ड पर्सन होगा इंडिपेंडेंट, इट शुड बी ए प्रोफेशनल। हर कोई नहीं चलेगा, इट शुड बी ए प्रोफेशनल। ठीक है, जिसके लिए किसको चुना गया? सीए को। ओके, कि भाई ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, तो ये बता सकता है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट और हो गया, विच इज ऑडिट रिपोर्ट। क्या अब इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेस पे, क्या हम इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि हम माल सप्लाई करें या ना करें? ठीक है, हम लोन दें या ना दें, मतलब आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई या नहीं। ठीक है, यस सर। अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल तो दो कि कैसे ऑडिट रिपोर्ट हमें बचा सकती है धोखा होने से। मुझे एक बात बताइए, एक कंपनी है, ठीक है, और वो हर साल आपको ये कहते हैं कि मैंने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है, मतलब पिछले 3 साल से वो हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। तो बताइए इसका मतलब कंपनी पैसे कमा रही है? क्योंकि डिविडेंड तो तभी देंगे ना जब पैसे कमाएंगे, राइट? ओके, अब आपको बोला जाए उस कंपनी के शेयर परचेज कर लो, तो क्या ये बात जान के कि वो कंपनी 3 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है, आप अट्रैक्ट होंगे शेयर परचेज करने के लिए? यस सर, हम तो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, पर जब ऑडिटर ने ऑडिट किया तो उसको ये पता चला कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, नो डाउट, बट वो डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल दिया जा रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा। कंपनी के पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, कंपनी तो लॉस में है, पर कंपनी कैपिटल में से डिविडेंड देती जा रही है। तो क्या कंपनी अच्छी पोजीशन में है? नहीं। तो अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी, ऑडिटर ने ये पॉइंट आपको बता दिया, तब तो आप बच जाओगे, और वरना आप फंस जाओगे। बोलिए, आई बात समझ में? यस, दैट्स व्हाई ऑडिट करवाना जरूरी हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक और एग्जांपल, पहले मैं आपको माइंड में पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑडिट का मतलब है क्या। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास दो कंपनियां हैं आपके सामने, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कहती है कि मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12%, और बी लिमिटेड कहती है मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है 18%। आप कौन सी कंपनी में शेयर परचेज करना चाहेंगे? बी में। हाँ सर, ज्यादा कमा रही है, इसी में करेंगे। ओके, ठीक है। अब आपको ये कहा जाए कि ये तो ऑडिट करवाती है और इसकी ऑडिट नहीं होती है, अब आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं? जरूरी नहीं है ए में लगाएंगे, पर अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इसका जो 12% है वो तो श्योर है, क्योंकि ऑडिटर ने चेक किया है, पर इसके 18% की कोई गारंटी नहीं है कि वो 8% एक्चुअल में है, या एक्चुअल में 15% है, या एक्चुअल में 0 है, क्योंकि कंपनी ने कुछ भी बना दिया होगा स्टेटमेंट में शो करने के लिए। हो सकता है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए झूठा प्रॉफिट दिखाया हो सकता है। तो कभी भी एक ऑडिटेड और एक नॉन ऑडिटेड स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता, राइट? यस सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अभी तक हमने ये नहीं बोला कि हम कौन सी ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे, पर अभी तक हमने ये नहीं बोला। तो अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी? फाइनेंशियल ऑडिट की। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल ऑडिट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करें? हम कहेंगे कि ऑडिट इज एन
independent examination of financial statement of an entity. ठीक है, audit is an independent examination of financial statement of an entity to express an opinion on true and fair view of such financial statement. ओके, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में हमें कुछ पॉइंट बड़े ध्यान से समझने हैं, तो वो देखिए। सबसे पहला तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ओनली एग्जामिनेशन नहीं लिखा है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन लिखा है। दूसरा वर्ड काम में लिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट काम में लिया गया है, तीसरा वर्ड जो काम में लिया है वो एंटिटी। चौथा वर्ड जो है वो है ओपिनियन, और पांचवा वर्ड है ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, अगर ये 5 वर्ड आप समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको ऑडिट समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट। हम थर्ड पर्सन से क्यों करवा रहे हैं ऑडिट? अपने किसी जान पहचान वाले, किसी नॉन पर्सन या ऑफिस के किसी रिलायबल स्टाफ से भी तो करवा सकते हैं। थर्ड पर्सन से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन से करवाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा। थर्ड पर्सन से करवाएंगे तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ओके, ठीक है सर, इंडिपेंडेंट कैसे होगा? तो सुनो भाई, कैसे होगा। उसका इसमें कोई नफा नुकसान नहीं है। आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है, वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस नहीं होने का मतलब क्या है सर? इन्फ्लुएंस होने का मतलब, मुझे एक बात बताओ, मैं एक सीए हूं, ठीक है, मुझे मेरा कोई रिश्तेदार, मान लीजिए मेरे अंकल के अकाउंट्स ऑडिट करना है, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा? नहीं, मैं कहीं ना कहीं फैक्टर रहूंगा और कहीं ना कहीं मैं बायसनेस करूँ। ठीक है, एक पर्सन है जिससे मैंने बहुत बड़ा लोन ले रखा है, मुझे बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई थी और मैंने उससे बहुत जरूरी लोन ले लिया। ठीक है, और वो कहता है कि चलो ठीक है, लोन तो आप पेमेंट कर ही देना, पहले आप मेरी ऑडिट करो। तो क्या मैं इंडिपेंडेंटली उसकी ऑडिट कर पाऊंगा? नहीं। जैसे ही मैं उसको कहूंगा कि भैया आपकी तो ये गड़बड़ है, मैं तो इसको रिपोर्ट में लिखूंगा, वो कहेगा भैया आप रिपोर्ट में या तो सही सही लिख दो या मेरा लोन अभी के अभी मुझे वापस दे। मैं कहूंगा कि यार मेरे पास अभी नहीं है, चलो ठीक है मैं रिपोर्ट सही कर देता हूँ आपकी। तो कहीं ना कहीं क्या वो मुझे बायस कर रहा है या मुझ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है? यस, तो दैट्स व्हाई उस सिचुएशन में मैं इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। ठीक है, और ऑडिटर का इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी रिपोर्ट के बेस पे बहुत से लोग पैसा लगाने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही अपनी रिपोर्ट गड़बड़ कर दें। तो इसलिए आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसमें दूसरा वर्ड लिया गया एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन कैसे होगा सर? हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज सही है या नहीं है? ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, आप जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी है ना? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी है ना? तो क्या वहां आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं?
और स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करने से आपको ये पता चलता है कि जो कॉस्ट आई है वो फेवरेबल है या एडवर्स है, मतलब जो वेरिएंस आ रहा है वो फेवरेबल है या एडवर्स है। क्या हमने उम्मीद से कम कीमत पे काम कर लिया या हमने उम्मीद से ज्यादा खर्चा कर दिया। अगर उम्मीद से कम कीमत पे काम कर लिया तो फेवरेबल, और उम्मीद से ज्यादा कीमत पे पैसा लग गया तो एडवर्स, राइट। वैसे ही जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमें स्टैंडर्ड के थ्रू ये चेक करना पड़ता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं क्या वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग रूल है या नहीं है, राइट। मेरे स्टैंडर्ड तो ये ना, मुझे चेक क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बेसिस क्या होता है, ये। तो क्या मुझे ये चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए वो अकॉर्डिंग टू दिस है या नहीं। यस, ये मेरा काम हो गया, मतलब मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट से एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करूं, वो होगा मेरा एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, पता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है। केस फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L। चलिए देखिए, पहला दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे केस P&L अकाउंट नहीं बोलते हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, दूसरा हम बोले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि बैलेंस शीट। तीसरा हम कह रहे हैं केस फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ हम कह रहे हैं चेंज इन इक्विटी, इक्विटी में जो चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो। और नेक्स्ट हम कह रहे हैं नोट्स ऑन अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स ऑन अकाउंट्स भी आते हैं क्या। यस, तो ये सब चीजें मिला के आपका क्या होता है, ये सब चीज मिला के ही आपके पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड की भाषा समझ में आ गई। नेक्स्ट आइए इंटिटी। ये इंटिटी वर्ड क्यों समझाना पड़ेगा, इंटिटी इसलिए समझाया गया कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक बड़ी या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, क्या उससे आपके ऑडिट पे फर्क पड़ेगा, बताइए। अगर एंटिटी छोटी है या एंटिटी बड़ी है, एंटिटी को प्रॉफिट है या एंटिटी को लॉस है, क्या उससे आपका काम चेंज हो जाता है, नहीं, आपका काम चेंज नहीं होता। आपको करना तो वही है, आपको तो वही एग्जामिनेशन करना है और वैसे ही रिपोर्ट देनी है। आपको क्या फर्क पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट है या लॉस है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए नहीं हुए, इंड एस फॉलो हुए नहीं हुए, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुई नहीं हुई, क्या आपको तो ये काम चेक करना है। हाँ, इतना जरूर है कि ऑडिट करने का जो टाइम है उसमें फर्क हो सकता है कि एक ऑडिट 5 दिन में हो रही थी, एक ऑडिट 20 दिन में होगी। ठीक है, पर वो एक्सटेंट चेंज हो रहा है, तरीका चेंज नहीं हो रहा है। बोलिए, आई बात समझ में। ठीक है, दैट मीन्स
हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटिटी की साइज क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटिटी प्रॉफिट में या लॉस में है, हमें हमारे काम से मतलब है, जो कि हर सिचुएशन में एक जैसा ही रहेगा, राइट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ओपिनियन। ये ओपिनियन बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये सवाल मैं पूछता हूं, चलो पहले रिया से पूछते हैं, है क्या रिया क्लास में? ओके, नवीन के लिए एक रिश्ता आया, है ना, नवीन के शादी के लिए एक रिश्ता आया। उन्होंने आपको कॉल किया कि भाई आपके साथ एक लड़का पढ़ता था नवीन नाम से, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कि कैसा आदमी है, कैसा लड़का है, आप बताइए कुछ उसके बारे में। तो आप क्या ओपिनियन देंगे? डायरेक्ट मैसेज करना है मुझे, एवरीवन पे मत कर देना, वरना नवीन भड़क जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यही सवाल अगर अक्षिता से पूछा गया होगा तो आप क्या बोलेंगे? चिराग से पूछा तो क्या बोलेंगे? ओके, देख नवीन तेरी कितनी पोल खुल रही है। ओके, चिराग, नहीं ये नहीं बताऊंगा क्या बोले, ये नहीं बताऊंगा। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। चार तरीके की ओपिनियन आई है ना। एक ओपिनियन आई है, सर बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया इंसान है। ओके, तो क्या हम इसे क्लीन रिपोर्ट माने? मतलब जो सामने वाला पूछ रहा है वो ये मानेगा कि रिपोर्ट क्लीन है, वी कैन प्रोसीड। यस। दूसरी रिपोर्ट कि सब तो ठीक है, बट, पर, किंतु, परंतु, मतलब सब कुछ ठीक है पर कुछ बातों को छोड़ के, ठीक है। जैसे सर बाकी सब तो ठीक है, पढ़ता बहुत है, समझ गए? तो ये हो गई हमारी सेकंड टाइप ऑफ रिपोर्ट जो हम दे सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग। इसको हम बोलेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब एवरीथिंग इज ओके सब्जेक्ट टू सम क्वालिफिकेशन, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा आप कई बार बताते हैं किसी के बारे में, जैसे आपको बोला जाए भाई डेल का लैपटॉप कैसा आता है, आप बोलते हो बाकी सब तो ठीक है, बैटरी बैकअप थोड़ा सा ऐसा ही है, बोल सकते हैं सर? हाँ, है ना। आईफोन कैसा है, बाकी सब तो ठीक है, महंगा है। तो ये हो गई सब्जेक्ट टू डेफिनेशन, सब्जेक्ट टू ओपिनियन, मतलब सब चीजें ठीक है पर कुछ बातों को ध्यान में रखते हो। ओके, ठीक है। तीसरी ओपिनियन एडवर्स, नेगेटिव, कि भैया लेना ही मत ये फोन, तो बड़ा ही खराब है, ठीक है, या फिर शादी करना ही मत, बड़ा गड़बड़ काम है। तो क्या उसे हम नेगेटिव कहें? ओके, तीन तरीके की रिपोर्ट हुई, पहली क्लीन, दूसरी क्वालिफाइड जिसमें क्लीन है बट सब्जेक्ट टू सम पॉइंट, और तीसरी नेगेटिव रिपोर्ट। क्या तीन ही रिपोर्ट पॉसिबल है, क्या और भी कोई ओपिनियन हो सकती है? बोलिए, तीन के अलावा भी कोई रिपोर्ट हो सकती है क्या? तुम्हारी रिपोर्ट भी बताएंगे बेटा, पहले बताओ तीन के अलावा कोई रिपोर्ट हो सकती है क्या? पहला हमने कहा क्लीन रिपोर्ट, दूसरे इसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, दूसरी हो सकती है क्वालिफाइड रिपोर्ट,
और तीसरी होती है एडवर्स रिपोर्ट, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक और रिपोर्ट होती है और उसका नाम है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उसका नाम क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर ये क्या होती है, इसमें क्या होता है? ठीक है, अभी बताते हैं इसमें क्या होता है। रिया, अंकित के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अंकित कैसा लड़का है? कौन अंकित? अरे है, कोचिंग में एक आता है, उसके बारे में क्या रिपोर्ट है आपकी? अंकित नाम का एक लड़का है, कोचिंग में फेस टू फेस क्लास में आता है, उसके बारे में क्या रिपोर्ट है आपकी? पक्का? यस। आप कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकते क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं है, ठीक है। आप अच्छा कहेंगे तो किस बेस पे कहेंगे? बुरा हुआ तो? आप बुरा कहेंगे तो किस बेस पे कहेंगे? अच्छा हुआ तो जब आप कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकते ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट, तो आप क्या देंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब कोई भी ओपिनियन देने से मना कर। प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल जजमेंट नहीं चलते, आपको क्या करना पड़ता है? ऑन रिकॉर्ड चलना पड़ता है। तो ऑन रिकॉर्ड आप अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं है, राइट। चलिए, अब मैं फटाफट से इन रिपोर्ट को अपने ऑडिट से रिलेट कर देता हूँ। क्लीन रिपोर्ट, जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल हुए हो, कोई कमी नहीं हो, बढ़िया प्रेजेंटेशन हो और सारा चीजें परफेक्ट हो, तो क्या हम क्लीन, ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देगा? बोलिए, क्या ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट देगा इन दैट केस? यस। जब सारी चीजें क्लीन है, सब चीजें एज पर अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पर एक चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो क्या करेगा? नेगेटिव रिपोर्ट देगा या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा? सर वो क्वालिफाइड देगा क्योंकि एक ही कमी है, बहुत सारी कमियां नहीं है, ठीक है। तो वो बोलेगा सब कुछ सही है इसको छोड़ के, तो वो क्या यूज करेगा? सब्जेक्ट टू ऐसा वर्ड लगा के और उसको कर देगा। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं हो रहे, सब काम ऐसे ही चल रहा है अजीबोगरीब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी फॉलो नहीं हो रहा, तो क्या एडवर्स रिपोर्ट देंगे आप? यस, नेगेटिव या एडवर्स, हाँ। और आप डॉक्यूमेंट ऑडिट करने गए और वो आपको एक डायरी ला के देते हैं कि भैया हमारे पास तो इतने ही डॉक्यूमेंट है और कुछ नहीं है, बस ये डायरी है, तो क्या आप ओपिनियन दे सकते हैं? नहीं, आप बोलोगे साहब ओपिनियन तो हम दे ही नहीं सकते, अच्छे और आप कुछ समझने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये 4 तरीके की रिपोर्ट बन सकती है। इज दैट क्लियर? यस। लास्ट पॉइंट बचता है हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू, कि सर कब हम कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं और कब हम कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो उसके लिए बोला गया, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब, यहाँ पे मटेरियल वर्ड का मतलब क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे मटेरियल वर्ड का मतलब क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे मटेरियल वर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। तो जब आपको ये लग रहा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई सिग्निफिकेंट गलती नहीं है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
क्योंकि देखो छोटी मोटी गलतियां तो हर जगह होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, पर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप कहेंगे कि ठीक है उनका कोई मैटर नहीं है, बड़ी गलती नहीं है। और बड़ी गलती नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट हो रहा है। बोलिए, आई बात समझ में? एक बार यहां तक बता दूं, क्या समझ में आ गई आपके ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट क्या होती है वगैरह वगैरह? लिख लो, इसको लिखना चाहो तो, कोई डाउट है तो पूछ लो। डन, लिख लिया? ओके सर, हमने लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और मैं बता देता हूं आपको। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 7.1। कौन सा स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 7.1 विच इज कंपनी ऑडिट। अभी तो हमने बेसिक्स पढ़ा है, अब हम कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी ऑडिट का नाम आते ही सबसे पहले एक सवाल मन में आता है सर, हु कैन बी ए कंपनी ऑडिटर? कंपनी ऑडिटर कौन बन सकता है? कंपनी ऑडिटर कौन बन सकता है? तो इसका जवाब आया कि एक सीए जिसके पास में सीओपी है। सीओपी समझते हैं आप? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक सीए जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो ही कंपनी की ऑडिट कर सकता है, इसलिए वो ही कंपनी ऑडिटर हो सकता है, राइट? या फिर एक सीए फॉर्म, एक सीए फॉर्म जिसमें सारे पार्टनर सीए हो एंड मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सीए फॉर्म के कुछ पार्टनर इंडिया में और कुछ इंडिया से बाहर है? बोलिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सीए फॉर्म में कुछ पार्टनर इंडिया में और कुछ इंडिया से बाहर है? यस। तो यहाँ पे कंडीशन क्या डाली गई कि सीए फॉर्म तो होनी चाहिए और उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस होने चाहिए। मतलब अगर 20 पार्टनर है फॉर्म में तो 11 पार्टनर तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ही वो कंपनी ऑडिट कर सकती है, वरना वो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। ओके, ठीक है। अब हमें कहा कि सर डेफिनेशन भी तो बता दो। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, सीएम में क्या कर सकते हैं? सीएम में क्या कर सकते हैं? सीएम सी में सी कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं बेटा। सेम यही चीज जो हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के लिए कर रहे हैं, यही जब कॉस्ट रिकॉर्ड की करनी होगी तो सीएमए करेगा। ओके, तो हमें कहा सब डेफिनेशन दो। हमने कहा किस बात की डेफिनेशन दे? बोले सब कंपनी ऑडिटर की डेफिनेशन दो। बोला ये तो बड़ा आसान है, हु कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कंपनी। जो कंपनी की ऑडिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपनी ऑडिटर। बस इतनी सी तो बात। जो कंपनी की ऑडिट करता है उसे कंपनी ऑडिटर। तो दो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ बताई है, ये भी
एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ऑडिट करने के लिए आप सीए होने जरूरी है और आपके पास सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। और अगर आप सीए फर्म है तो आपके मेजोरिटी ऑफ पार्टनर इंडिया में वर्किंग होना जरूरी है। बता दो भैया, यहाँ तक कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है? चले तो फिर आज यही करेंगे, क्योंकि आगे जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है और एक लंबा प्रोसेस है, तो कल एक साथ समझेंगे उसको। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।